अब क्या सूरत हाल है, मैंने पूछा। बस इनमें झगड़ा होता है जी, और फिर जल्दी से ठीक भी हो जाता है। मेरा ख्याल है कि यूसुफ साहब ने बीबी सरवत को मना लिया है। आज सवेरे वो बीबी सरवत के कमरे ही में नाश्ता कर रहे थे और बाकी बातें शातें भी हो रही थी। जिलानी ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है हमीदन? कहीं अपने बाप के डर की वजह से तो यूसुफ है बीबी सरवत को अपने साथ रखने पर मजबूर तो नहीं है? आपकी बात ठीक भी हो सकती है जी, हमीदन ने सारी ला। बीबी सरवत से यूसुफ साहब के अब्बा जी का रवैया कैसा है? इमरान ने पूछा। बहुत चंगा जी, बहुत ही चंगा। वो इन्हें बहू नहीं बेटी की तरह समझते हैं। अंग्रेज बीबी से इनको कुछ ज्यादा प्यार नहीं है, इससे बाद जरूरत की बात ही करते थे। सूरत कुछ कुछ हमारी समझ में आ रही थी। यूं लगता था कि यूसुफ ने सरवत से शादी अपने माँ बाप के दबाव की वजह से की, जबकि जर्मन लड़की से उसका कोई मुआशका वगैरह था। हमीदन की बातों से पता चल रहा था कि यूसुफ का वालिद अमीर कबीर और साहिब जायदाद थे। यह इनमुमकिन था कि जायदाद से महरूम होने के डर से यूसुफ सरवत को खुद से दूर करना न चाहता हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता था, अगर ऐसी बात थी तो फिर उसने जर्मन लड़की से शादी क्यों की? और अगर की थी तो फिर उसे मंजरेआम पर क्यों लाया? या फिर मुमकिन था कि यह शादी खुफिया और खुफिया रह न सकी हो, या जर्मन बीवी ने ही उसे मजबूर कर दिया हो कि वो इस शादी का ऐलान करे। जिलानी ने हमीदन से पूछा, यूसुफ की जर्मन बीवी खूबसूरत है? हाँ जी, खूबसूरत तो है। नीली आंखें, गोल्डन बाल, लगता है शीशे की बनी हुई है। पर खुद शक्ल होना और बात होती है जी, और सोना होना और बात है। छोटी बीबी खुद शक्ल है, पर बड़ी बीबी सोनी है, ऊपर से भी और अंदर से भी। हमें तो बड़ी बीबी चंगी लगती है जी। इमरान ने जिलानी की तरफ देखकर भवें उचकाई, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, देखो भाई, हमीदन ने शेक्सपियर और शैले के पाए की बात की है। खुद शक्ल होना और बात है, सोना होना और बात। जिलानी ने कहा, हमीदन तुम्हारा अपना क्या अंदाजा है, ये दो शादियां कैसे और क्यों हुई? वो बोली, मैं तो जी मोटी अकल की गरीब नौकरानी हूँ, सारा दिन खोते की तरह काम करने वाली, फिर भी महीने के आखिर में रोने वाली। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं जी, बड़े लोग ही जाने। पर मेरा अंदाजा है कि बीबी सरवत बुजुर्गों की मर्जी से आई है, और छोटी बीबी के साथ यूसुफ साहब का कुछ चक्कर था। मेरा मतलब है जी, कोई पहले का मामला। सुना है कि वो इस दफ्तर में काम करते थे जहाँ यूसुफ साहब करते थे। दोनों की उम्रों में काफी फर्क भी लगता है जी, पर जब मत मारी जाए तो ऐसे फर्क कौन देखता है जी। हमीदन के साथ हमारी गुफ्तगू कोई 1 घंटा रही, यहां तक कि शाम का अंधेरा फैल गया और वो वापसी के लिए बेचैन नजर आने लगी। जिलानी हमीदन की मुट्ठी को थोड़ा सा मजीद गर्म करने का इरादा रखता था, और उसे उम्मीद थी कि वो 1-2 दिन में कुछ मजीद कारआमद बातें बताएगी। उस रात में देर तक अकेला ही छत पर टहलता रहा। मौसम साफ था, सितारे चमक रहे थे। बालू गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ मेरे बाजुओं में था। वह कभी अपने नन्हे हाथ मेरे मुंह पर चलाता, कभी नाखूनों से मेरी जिल्द को रेतता, फिर एकदम गर्दन घुमाकर ऊपर देखने लगता था। उसकी निगाह तारीक आसमान की बेकरार वसतों में दमकते सितारों पर जा टिकती थी। कुछ लोग कहते हैं कि मरने वाले सितारों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। क्या अनारी रुखसारों और झील आंखों वाली सुल्ताना भी इन सितारों में कहीं मौजूद थी? पता नहीं क्यों लगा कि वो मौजूद है, हम दोनों को देख रही है। उसकी गुमगश्ता आवाज मेरे कानों में गूंज रही, महरोज, तुम सरवत नाम की उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, शायद इतना प्यार जितना तुम खुद भी नहीं जानत हो। इसे ढूंढना जरूर, उससे मिलना जरूर, और मुझे यकीन है महरोज वो तुम्हें मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो उसे कहना। सुल्ताना की आवाज सुनता रहा। मेरे कदम छत के पथरीले फर्श पर उठते रहे और बालू मेरी बाहों में खेलता रहा, हुमकता रहा। मैंने सोचा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या सरवत के सिलसिले में अब भी कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या अब भी कोई ऐसी अनहोनी हो सकती है जो मेरी और उसकी राहों को मिला दे? बालू के दूध का वक्त हो गया था। सफिया आई और उसे नीचे ले गई। मैं ऊपर ही रहा। सर्द हवा की काट मेरे लिए बेमानी थी। मैं बर्दाश्त के मामले में इतना ढीठ हो चुका था कि शायद उससे 10 गुना सर्दी भी झेल सकता था। आतिफ ने छत पर जो छोटा सा जिम बना रखा था वो आजकल मेरे इस्तेमाल में था। मैं रात के वक्त देर तक यहाँ मसरूफ रहता। अपने आप को जिस्मानी मुशक्कत के हवाले करने के बाद मुझे अजीब सा सुकून मिलता था। जब सीने में धड़कन के गोले पड़ते, जब मसामों से पसीना धारों की सूरत में बहता और सांस लोहार की धूकनी की तरह चलती, मेरे सामने जैकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता। उसने कहा था, तकलीफ का सिला मिलता है, किसी न किसी सूरत में जरूर मिलता है। कुदरत अपने इस अटल असूल से इनराफ कर ही नहीं सकती। मैं जान तोड़ वर्जिश में मसरूफ हो गया। एक ख्याली दुनिया में चला गया। अपने इर्द गिर्द मौजूद इन बदतरीन लोगों के सामने आ गया जिनसे मुझे नबुर्दाजमा होना था। इसी दौरान में इमरान भी ऊपर चला आया। उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसके पास कोई अहम इतला है। वो बोला, अभी अहमद थानवी साहब का फोन आया। नुसरत आज फिर उनके पास पहुंची थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। आज उसने थानवी साहब से बहुत अहम डिस्कशन की है। किस हवाले से? मैंने पूछा। खामन से अलहदगी और तलाक के मौजू पर। क्या मतलब है? नुसरत की तो अभी शादी नहीं हुई,
उसने ये गुफ्तगू अपनी बहन सरवत के हवाले से की है। उसने थानवी साहब से इस बारे में शरीफ पोजीशन पूछी है, बहुत से मुतल्लिका सवाल किए हैं। थानवी साहब ने नुसरत को बताया कि मजहब में किसी भी सूरत में जबरदस्ती नहीं है। अगर एक औरत समझती है कि वो एक बीवी की हैसियत से अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती और शौहर की इस्लाह का भी कोई इम्कान नहीं, तो इसके साथ रहने पर मजबूर नहीं है। इसके लिए तलाक का रास्ता है जो बेशक नापसंदीदा है लेकिन मौजूद है। मैंने कहा था ना ताबिश, सरवत के अज़दवाजी मामलों में काफी गड़बड़ है। नुसरत क्या कहती है? उसका कहना है कि उसकी बड़ी बहन और उसके शौहर में बहुत फासला पैदा हो चुका है। मामले ऐसी जगह पर हैं जहां उसकी बहन को शौहर से अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं। वो उसे एक गुनाह की तरह समझ रही है। उसकी ये सोच उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। नुसरत का कहना है कि सरवत के शौहर ने जाली इजाजतनामे के जरिए खुफिया शादी की। अब वो दूसरी बीवी को घर ले आया है। वो परले दर्जे का मुफाद परस्त है और सिर्फ अपने बाप से जायदाद का बाकी हिस्सा हासिल करने के लिए सरवत को अपने साथ रखे हुए है। सब कुछ जानते बूझते सरवत उसके हाथों खिलौना बनी हुई है। इमरान की बात खत्म हुई तो मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब हमें क्या करना चाहिए? जहां तक मेरी छठी हिस्स कहती है, जिगर अब मौका आ गया है हम नुसरत से मिल लें, कहीं इससे कोई गड़बड़ ना हो जाए। मेरा मतलब है कि सरवत मुझको खुदा हाफिज कह चुकी है। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके रास्ते में ना हूं। अब हम नुसरत से मिले तो वो समझेगी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। बिल्कुल असली नाकाम आशिकों वाला रवैया है तुम्हारा। यही करतूत थे जिनकी वजह से अजीम अदाकार दिलीप कुमार को हर फिल्म में हेरोइन से हाथ धोने पड़े। वही घिसी पिटी सोच। मैं इसके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं इसकी जिंदगी पर अपना मनहूस साया नहीं पड़ने दूंगा। मैं अंदर ही अंदर जलकर खाक हो जाऊंगा, राख हो जाऊंगा, मैं रूंडा बन जाऊंगा। बंदा ए खुदा ये नया दौर है। खुद अजियती वाली हरकतें छोड़ो, मंतकी अंदाज में सोचो। हम इसकी मर्जी और मंशा के खिलाफ कुछ करने नहीं जा रहे। अच्छा कहो क्या करना है? अहमद थानवी साहब बता रहे थे कि कल नुसरत फिर आ रही है। वो जब थानवी साहब से मिलकर वापस जाएगी हम उसके सामने आएंगे और उससे मुलाकात करेंगे। लेकिन के आगे झापड़ है। बस अब चुप हो जाए यार। उसने अपनी हथेली मेरे होंठों पर जमाई और मेरा मुंह बंद कर दिया। अगले रोज सब कुछ इसी तरह हुआ जिस तरह हमने सोचा था। नुसरत पीर अहमद थानवी साहब से मिलकर और उनसे वजीफा जात वगैरह लिखवा कर रिक्शा पर रवाना हुई तो हम कार में उसके पीछे थे। वो भी गार्डन टाउन से काफी दूर थी। जब हमने कार रिक्शा के पास से गुजारी, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने यूं जाहिर किया जैसे इत्तेफाकन मेरी निगाह नुसरत पर पड़ गई है। नुसरत ने भी मुझे देख लिया। एक दो सेकंड के लिए वो मुझे पहचान नहीं सकी, फिर वो हक्का बक्का रह गई। कुछ देर तक रिक्शा हमारी कार के साथ साथ चलता रहा। फिर मैंने रिक्शा ड्राइवर को हाथ के इशारे से रोका। उसने रिक्शा साइड पर रोक दिया था। मैं कार से उतरकर नुसरत की तरफ बढ़ा। वो भी रिक्शा में से बाहर निकल आई। उसकी आंखें हैरत से वाह थीं। चेहरे पर कई रंग यकजा हो गए थे जिनमें परेशानी का रंग भी शामिल था। ताबिश भाई आप? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। उसके अंदाज ने साबित कर दिया कि सरवत ने अभी तक उसे मेरी और अपनी हालिया मुलाकात के बारे में नहीं बताया। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर इतना ही हैरान हो रहा हूं जितने तुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपको देख रही हूं। मुझे तो लगता था कि शायद अब कभी। उसकी आवाज भरा गई और वो फिक्रा मुकम्मल न कर सकी। करीबन 15 मिनट बाद हमारी कार एक स्नेक बार के सामने रुक रही थी। इमरान कार ही में रहा जबकि मैं और नुसरत उतर कर अंदर चले गए। नुसरत हैरान थी कि उसने अपना 3/4 चेहरा चादर के पल्लू में छुपा रखा था। फिर भी मैंने उसे पहचान लिया। उसे मालूम नहीं था कि हम कहां से उसके पीछे थे। वो इस बात पर भी हैरान थी कि मैं उसे बहुत बदला हुआ दिखाई दे रहा था, जिस्मानी लिहाज से भी और बोलचाल के एतबार से भी। हम चाय पीते रहे और बातें करते रहे। ढेरों सवालों जवाब थे लेकिन नुसरत के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए हम अहम सवालों जवाब के दायरे ही में रहे। नुसरत मेरी बहन फराह और भाई आतिफ के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन थी। मैंने उसे बताया कि वो दोनों खैर खैरियत से हैं। नुसरत ने हमारी वालदा की वफात पर, जो नुसरत की खाला भी थी, गहरे रंज व गम का इजहार किया। मेरे सवाल के जवाब में उसने सवार लहजे में मुझे बताया कि सरवत बाजी की शादी हो चुकी है और ये वही हुई है जहां उनकी मांगनी तय थी। उसने यही जाहिर किया कि उसकी सरवत बाजी अपने घर में खुश खुरम है। इन्हें एक अच्छा शौहर मिला है। उसने इस अच्छे शौहर की दूसरी शादी का भी कोई जिक्र नहीं किया। मैंने कहा, नुसरत मैं जितना अरसा इंडिया में रहा हूँ कुछ लोग बहुत ही शिद्दत से याद आते रहे। इनमें नासिर भाई भी हैं। कहाँ है वो? चंद सेकंड के लिए चुप हो गई। यूं लगा जैसे वो बहुत सी दीगर बातें छुपा रही है। नासिर भाई के बारे में भी छुपाना चाह रही है, लेकिन फिर यकायक उसकी आंखों में आंसू मुड़ाए। उसने एक बार रोना शुरू किया तो रोती चली गई। क्या हुआ नुसरत? नासिर भाई ठीक तो है ना? वो हिचकियों में बोली, वो हमें छोड़कर चले गए हैं ताबिश भाई। वो अब हम में नहीं है। मेरे सीने में जैसे कोई शहद शनाके से टूटी और बिखर गई। कई सेकंड तक मैं कुछ बोल नहीं सका। वो रोशन चेहरा मेरी निगाहों में चमका और पूरी तरह चमक कर एकदम बुझ गया। मैंने कराते हुए पूछा, नुसरत क्या हुआ था उन्हें? एक्सीडेंट, वो सिसक कर बोली। फ्रैंकफर्ट से हैम्बर्ग जाते हुए उनकी कार का हादसा हो गया। नासिर भाई की भी मंगनी हो चुकी थी। उनकी मंगेतर और मंगेतर का भाई भी इस हादसे में खत्म हो गए। 2 साल हो गए लेकिन हम अभी तक इस हादसे के असर से निकल नहीं सके। हम कितनी देर तक इस तकलीफ दे मौजू पर बात करते रहे। फिर धीरे धीरे गुफ्तगू में दीगर मौजूआत भी शामिल होने लगे।
मैं नुसरत से पूछा, जब ये वाकया हुआ सरवत की शादी हो चुकी थी? जी ताबिश भाई, सिर्फ 3 महीने हुए थे। बाजी ने तो इसका इतना गम लिया कि बिस्तर पर पड़ गई। एक दफा तो ऐसे लगने लगा कि इनको भी कुछ हो जाएगा। बड़ी मुश्किलों से 2-3 महीनों बाद कुछ संभल सकी। नासिर के मरने की इत्तला ने हमें एकदम सोगवार कर दिया था। किसी और मौजू पर बात करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। दूसरी तरफ यह अंदाजा भी हो रहा था कि नुसरत अगर अब चली गई तो फिर शायद जल्दी उससे मुलाकात ना हो सके। उसकी बातों और उसके अंदाज से गुरेज साफ जाहिर हो रहा था। पता चल रहा था कि वो इस मुलाकात को ज्यादा तूल देना नहीं चाहती और ना ये चाहती कि इस मुलाकात से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो। उसने इशारों के नायों में मुझे समझा दिया कि सरवत की कुछ घरेलू मसरूफियात हैं, शायद अभी उसके लिए मुमकिन न हो कि वह मुझसे मिल सके। उसने गार्डन टाउन वाले घर का अधूरा सा एड्रेस तो बता दिया, मगर साथ ये भी कह दिया कि अभी सरवत बाजी और यूसुफ भाई कुछ दिनों के लिए लाहौर से बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा, नुसरत क्या फरा और आतिफ वगैरह से मिलने को दिल नहीं जा रहा? वो बोली, दिल तो बहुत कुछ चाहता है ताबिश भाई, लेकिन मैं बाजी और यूसुफ भाई की इजाजत के बगैर तो कुछ नहीं कर सकती। और सच्ची बात यह है कि सरवत बाजी अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहती। फूफी जीनत, चच्ची कलसूम और ताया शफीक समेत कई रिश्तेदार लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं कि हम यहाँ हैं। आपसे भी बस इत्तिफाक़े नहीं मुलाकात होगी। उसने यूं कहा जैसे इस अनचाही मुलाकात ने उसे खुश तो किया है, लेकिन साथ साथ बहुत परेशान भी किया। मैंने उसे पूछा, अभी तुम कहाँ से आ रही थी? उसने एक और गलत बयानी करते हुए कहा, अनारकली गई थी कुछ चीजें लेने के लिए। मैं कुछ देर तक नुसरत की तरफ देखता रहा, फिर तवील सांस लेते हुए मैंने कहा, नुसरत, नासिर भाई की वफात की इतला देकर तुमने जो सदमा पहुंचाया है, उसके बाद कोई और बात छेड़ने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ बातें करना जरूरी भी हैं। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, नुसरत, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। हम हमेशा एक दूसरे के करीब रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम एक सच्ची लड़की हो, लेकिन इस वक्त हालात की मजबूरी तुम्हारे सच पर गहरा साया डाल रही है। मैं समझी नहीं ताबिश भाई। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, नुसरत, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि चंद दिन पहले मैं सरवत से मिल चुका हूं। शायद सरवत ने तुम्हें यह बात बतानी मुनासिब नहीं समझी। आप मिले हैं? वो शश्तर रहेगी। हाँ नुसरत, मैं उससे मिला हूं और मैंने उसके बारे में काफी कुछ जाना भी है, और जो कुछ मैंने जाना है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है जो तुम बता रही हो। मेज पर रखे हुए नुसरत के हाथों में लर्जिश नमूदार होगी। उसने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। आपको क्या पता चला? उसने पूछा। सरवत अपने घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। यूसुफ का कहीं मुआशका था। उसने खुफिया तौर पर दूसरी शादी की और फिर दूसरी बीवी को घर भी लिया। उसे सिर्फ अपने अमीर बाप के खौफ से सरवत को अपने साथ रखा हुआ है। इन दोनों में तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है, लेकिन सरवत उसके लिए तैयार नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन सही भी नहीं कह रहे। शायद किसी ने आपको दुरुस्त नहीं बताया। थोड़ी बहुत बात तो है मियाँ बीवी में, लेकिन ऐसी बातें तो घरों में हुआ करती है ना। क्या यूसुफ की दूसरी शादी वाली बात भी गलत है? हाँ, ये शादी हुई तो है, लेकिन मैं समझती हूँ ताबिश भाई, ये सब कुछ आर्जी है, वक्ती जज्बात का नतीजा है। यूसुफ भाई की असल और खानदानी बीवी तो बाजी सरवत ही है ना। मुझे यकीन है कि यूसुफ भाई बहुत जल्द गिरिस को छोड़ देंगे। मैंने नुसरत को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, नुसरत, कुछ लोगों के चेहरे शीशे की तरह होते हैं। वो झूठ बोलना चाहे भी तो नहीं बोल सकते। तुम भी उन्हीं में से एक हो। वो रूहान सी होगी, गालबन वो खौफसदा थी, नहीं चाहती थी कि उसके किसी इंकिशाफ की वजह से सरवत के मसाइल में इजाफा हो, और वो जो पहले ही दुखों के भंवर में है कुछ और भी बेहाल हो जाए। आप गलत सोच रहे हैं ताबिश भाई, थोड़ी बहुत रंजिश जरूर है, लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए क्या ये भी गलत है कि तुम अभी अनारकली से नहीं बल्कि शाह जमाल से आ रही हो, बाकी से पीर अहमद थानवी साहब से मिलकर? और मुझे यह भी यकीन है कि वहां सरवत की शदीद घरेलू परेशानियों के सिलसिले ही में गई होगी। नुसरत का रंग कुछ और जर्द हो गया। वो सटपटाई हुई आवाज में बोली, ताबिश भाई, मैं आपसे एक दरख्वास्त करती हूँ, आप सरवत बाजी को उनके हाल पर छोड़ दें। वो पहले ही बहुत दुखी है। मैंने कहा, नुसरत, तुम्हारी बात में कोई वजन नहीं है। तो बहुत खुश होती तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़ा जा सकता था। बहुत दुखी को उसके हाल पर छोड़ना क्या मुनासिब होगा? जहां तक तुम्हारा मसला है नुसरत, वो भी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुम डर रही हो कि सरवत तुम्हें मुझसे मिलने और सूरत हाल से आगाह करने पर मोर्दे इल्जाम ठहराएगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ नुसरत, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस सारे मामले में कभी तुम्हारा नाम नहीं आएगा, और मैं एक भाई की हैसियत से तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे सरवत के मसलों में कोई छोटा सा भी इजाफा हो। लेकिन ताबिश भाई, लेकिन मेरी बहन, अगर तुम कुछ ना भी बताओ तो सूरत हाल में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ और बाकी भी मुझे बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। वो आप दीदा होगी ताबिश भाई, आप क्यों खामखा खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं? अब खुद को इस सारे मामले से अलग क्यों नहीं रखते? मैंने चौंक कर उसे देखा। वो जुमला बेध्यानी में बोल गई थी, लेकिन इस जुमले में छुपे हुए अंदेशे मुझ तक पहुंचे थे। मैंने कहा, नुसरत, एक तरफ तुम कह रही हो कि सब ठीक है, दूसरी तरफ मुश्किलों की बात भी कर रही हो। जब सब कुछ ठीक है तो फिर सरवत के बारे में जानने से मैं मुश्किल में क्यों पड़ूंगा? आप ना पड़ेंगे, लेकिन उनके लिए तो मुश्किल हो सकती है ना। आपको इस मुआशरे का पता ही है। आपसे ज्यादा और कौन जानेगा कि 4 साल पहले क्या हुआ था। बाजी कुछ घंटों के लिए घर से बाहर रही थी और खैरियत से वापस आ गई थी, लेकिन एक तूफान खड़ा हो गया था।
इतनी बातें बनी थी, इतनी उंगलियां उठाई गई थी कि हम जिंदा दरगोर हो गए थे। आप कुछ कर सके थे ना नासिर भाई, ना कोई और। थानेदार अशरफ और गुराया जैसे लोगों ने सिराज के साथियों वाला किरदार अदा किया था और हमें बेबस करके दुख दिया था। आपके सामने ही तो अब्बा जी की लाश भी उठी थी ताबिश भाई। अम्मी के जनाजे को आपने भी कंधा दिया था। किस तरह एक हंसता बजता घर उजड़ा था ताबिश भाई। ये दुनिया बड़ी जालिम है, इसकी मार बड़ी सख्त है ताबिश भाई। हम और तरह के लोग हैं, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी और नुसरत की गुफ्तगू जारी थी जब अचानक मैं ठिठक गया। मेरी निगाह हाल के एक कोशे में गई और वहीं जम कर रह गई। वह धारीदार कोट वाला एक 30-35 साल शख्स मौजूद था। उसकी फूली हुई नाक उसके चेहरे पर खासी नुमाया थी। मेरे जिस्म पर चूंटियां सी रेंग गईं। मेरे दिल ने गवाही दी कि यह शख्स है सिरसराज और शेरे के साथियों में से है, और अगर वो यहाँ मौजूद था तो फिर कुछ भी हो सकता था। मुझे सबसे पहले नुसरत का ख्याल ही आया। वो मेरे साथ यहाँ मौजूद थी और किसी भी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकती थी। मैंने बाएं हाथ से चाय का घूंट लेते हुए दायां हाथ अपनी जैकेट की जेब की तरफ बढ़ाया और बड़ी आहिस्तगी से इशारिया 5 का पिस्तौल निकाल लिया। एक ही हाथ से मैंने उसका मैगजीन अलहदा करके इसमें गोलियों की तादाद देखी और फिर से दोबारा अटैच करके सेफ्टी केज हटा दिया। नुसरत को शक पड़ गया था कि मैं टेबल के नीचे कुछ कर रहा हूं। उसकी नजर का जाविया बदला और उसने मेरी गोद में स्याह रंग का पिस्तौल देख लिया। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसके साथ ही चेहरे पर जर्दी छा गई। आपके पास पिस्तौल है भाई? मैं उसे क्या बताता कि अब मेरे हाथों में फूल, किताबें, खुशबुएं और अमन व आश्ती की लकीरें नहीं हैं। अब ये हाथ बहुत बदल चुके हैं। अब इन हाथों के असासे कुछ और तरह के हैं। मैंने सरगोशी में कहा, नुसरत एक ऐसा बंदा यहाँ मौजूद है जो कोई गलत हरकत कर सकता है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो तुम पिछले दरवाजे से निकलकर छोटी सड़क पर चली जाना। जो सवारी भी मिले उसमें बैठकर निकल जाना, लेकिन अगर कोई पीछा करे तो पुलिस स्टेशन सामने ही है। 150 मीटर का फासला होगा। नुसरत का पूरा जिस्म लरजने लगा। मैंने देख लिया था कि गोशे में बैठा हुआ मोटी नाक वाला अलर्ट हो गया। गालमन उसे अंदाजा हो गया था कि मैं उसे देखकर चौंका हूं। मेरी छठी इसने गवाही थी कि वो अपनी मेज छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने वाला है। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। नुसरत को वहीं पर छोड़कर मैं आम से अंदाज में उठा और गोशे की तरफ बढ़ा। वो शख्स ताड़ गया कि मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। यकायक उसने अपना हाथ अपने धारीदार कोट की जेब में डाला और पिस्तौल निकाल लिया। लेकिन उसने जो करना था उसका फैसला वो पहले से कर चुका था। मैं भी उससे 8-10 कदम दूर था कि उसने अपना हाथ सीधा करके बेदरीग मुझ पर फायर कर दिया। मैं फायर के धमाके से पहले ही चुक गया था। गोली एक मेज पर रखे हुए एक खातून के सुनहरे शोल्डर बैग में लगी। मैंने बैग को उछल कर नुसरत के पांव में गिरते देखा। उससे पहले कि वो शख्स दूसरा फायर करता, मेरे हाथ में दबे हुए पिस्तौल के नाल से शोला निकला। गोली हमलावर के कंधे में लगी थी। वो पीछे की तरफ गिरा, लेकिन गिरते साथ ही उठा और एक खाली मेज को उल्टाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। पूरे अस्नेक बार में कोहराम मच गया था। मेजें उलट रही थी, बर्तन गिर रहे थे, लोग भाग रहे थे। मैं पूरी रफ्तार से मोटी नाक वाले शख्स के पीछे लपका। अभी मैंने 8-10 कदम ही उठाए थे कि मेरी बाएं जानिब से एक परछाई सी मुझ पर चपटी। यूं लगा जैसे रफ्तार से भागता हुआ कोई ट्रक मुझसे आ टकराया। मैं एक मेज के ऊपर से होता हुआ एक खातून को रोनता हुआ दीवार से जा टकरा। शीशे की नहायत खूबसूरत साइड टेबल है, मेरी टक्कर से चिकना चूर हो गई। दीवार के साथ मेरे सर का भी जोरदार तसादम हुआ था। यह मेरी गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त थी जिसने मुझे बेहोश होने से बचाया। पिस्तौल मेरे हाथ से निकल चुका था। मैं बन्ना कर उठा। करख्त शक्लो सूरत वाला एक ग्राडियल शख्स मेरे सामने था। उसके हाथ में खुला हुआ चाकू था। बड़ी बेदर्दी से उसने मेरे पेट पर वार किया। मैंने पीछे हटकर खुद को मुश्किल बचाया, फिर भी चाकू की नोक मेरी चर्मी जैकेट को चीरती हुई निकल गई। मैंने तूफानी मुक्का उसके जबड़े पर जड़ दिया। वो संभला भी ना था कि उसे जबड़े पर मेरी दूसरी जरब सहना पड़ी। गालबन उसे ऐसी जोरदार जरबों की तवक्का नहीं थी। वो अपने तवाजुन को कर शीशे के तवील काउंटर से टकराया, तब दोबारा उछलकर मेरी तरफ आया। इस मर्तबा मैं नीचे झुका। मोहलक चाकू मेरे सर के बालों को छूता हुआ निकल गया। मेरे इर्द गिर्द से चिल्लाने की आवाजें ऊपर रही थीं। इनमें खवातीन की आवाजें नुमाया थीं। मैंने ग्राडियल शख्स के पहलू पर जोरदार लात रसीद की। वो टकराता हुआ दूर जा गिरा। यकीनन उसकी एक आध पसली अपनी असली हालत में नहीं रही थी। मैंने अपने गिरे हुए पिस्तौल के लिए दाएं बाएं निगाह उड़ाई। इस दौरान में मेरे मध्य मुकाबल को जो 1 सेकंड का वक्फा मिला, उसमें उसने बार के अकबी दरवाजे की तरफ तोड़ लगा दी। खुला चाकू उसके हाथ में था। किसी में इतनी जरूरत न थी कि उसे रोकता। मैं उसके पीछे लपका। बार से निकलते ही वो यूं ओचल हुआ जैसे जमीन में कहीं समा गया हो। मैंने दाएं बाएं देखा, वो कहीं नहीं था। यूं लगा जैसे वो किसी करीबी दुकान में घुसा है और फिर दूसरी तरफ से निकल गया है। अस्नेक बार के मुलाजमीन और मालिक भी मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे और चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन हमला आवर ओझल हो चुका था। फिर मुझे नुसरत का ख्याल आया। वो कहाँ थी? मेरा अंदाजा था कि वो मेरी हदायत के मुताबिक भागी नहीं है, बल्कि वहीं कहीं दुबक गई है। यह अंदाजा दुरुस्त था। वो बाहर ही के गोशे से निकली और रोती हुई मुझसे लिपट गई। उसका सारा जिस्म लर्ज रहा था। यही वक्त था जब मुझे इमरान भी नजर आया। बार में 2 गोलियां चली थी और यकीनन ये आवाजें पार्किंग में इमरान के कानों तक भी पहुंची थी।
क्या हुआ था? अभी तुम ठीक तो हो ना? उसने मुझे सरतापा देखा। हाँ ठीक हूँ, सिरसराज के बंदे थे, मैंने मध्यम आवाज में कहा। इमरान की निगाह मेरी कटी हुई जैकेट पर पड़ी और उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। हमारे इर्द गिर्द हजूम इकट्ठा हो गया था। हम वापस बार के अंदर आए। मैंने सबसे पहले अपना पिस्तौल तलाश किया और जेब में डाला। बार के हाल में काफी नुकसान हुआ था। पतलून और जलसी वाली एक जवान साल लड़की हंगामे की शिद्दत से बेहोश हो गई थी। उसे होश में लाया जा रहा था। कौन थे ये लोग? क्या चाहते थे? इन्होंने क्यों हमला किया? इस तरह के बहुत से सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे। इमरान ने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा था, अभी तुम नुसरत को लेकर यहां से निकल जाओ, यहाँ का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, मैंने कहा। लेकिन जब मैं नुसरत के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा तो स्नेक बार के मैनेजर मालिक ने मुझे रोक लिया। जनाब आप रुके, मैंने पुलिस को बुलाया है। इमरान ने कहा, इनको जाने दो, इनके साथ खातून है, इनकी जगह मैं हूं यहाँ। मालिक बोला, आप भी रुक जाएं, 5-10 मिनट की बात है, वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। मालिक को यकीनन ज्यादा फिक्र तोड़ फोड़ से होने वाले अपने नुकसान की थी। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि ये दोनों यहाँ खड़े रहें और अभी किसी तरफ से कोई और हरामजादा इन पर गोलियां चला दे? इनको जाने दो, इनके सारे मामलात के लिए मैं जो यहाँ मौजूद हूँ। इसके साथ ही उसने मुझसे मुखातब होकर कहा, तुम निकलो ताबिज, ये लो गाड़ी की चाबी। इमरान के ताकमाना लहजे ने बार के मालिक को चुप करवा दिया। मैं डरी सहमी नुसरत को लेकर पार्किंग में आया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। 1-1.5 फरलांग आगे आकर मैंने देखा कि एक पुलिस मोबाइल जिसमें एक सुस्तुल वजूद थानेदार भी बैठा था, अस्नेक बार की तरफ जा रही थी। मुझे इस मामले की कोई फिक्र नहीं थी। मैं जानता था कि ऐसे मसलों को इमरान चुटकियों में हल करता है। हर जगह उसके ताल्लुकात थे।